आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो हिस्ट्री क्लास 6 की, जिसे मैं पहले हिंदी में करवा रही हूँ। इसका कारण ये है कि जो बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको पता चल जाए। अपनी लैंग्वेज में जब हम एक बार कोई चीज़ समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उनको और ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज हो जाती है। ठीक है, फिर आपके लिए आसानी क्या हो जाएगी, अगर आपने हिंदी में एक बार सुना है चैप्टर, तो जब आप इंग्लिश में करोगे तो आपको आइडिया तो रहेगा कि चैप्टर में क्या क्या है। साथ में आपको बहुत थोड़े टाइम में वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके थोड़े थोड़े वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे, बस बाकी सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब पहले लोग शिकार करते थे, सामग्री इकट्ठा करते थे और फिर उन्होंने क्या किया, अपना भोजन उत्पादन शुरू कर दिया। ठीक है, तो तुषार की रेल यात्रा से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे तुषार की रेल यात्रा इसलिए दी गई है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी उम्र के बच्चे क्या क्या सोचते हैं। देखो, तुषार क्या है कि रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है, उसने रेल की खिड़की से बाहर देखा, जैसे सब बच्चे देखते हैं। उसने बाहर का नज़ारा देखा तो वो बहुत ही सोच में पड़ गया कि पेड़ पौधे, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तब उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, पता है, मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। ठीक है, मतलब 150 साल पहले ही रेल की यात्रा शुरू हुई थी और तब बस नहीं आई थी उस दशक में। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिताते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? आरंभिक मानव आखिर वे इधर इधर क्यों घूमते थे? इधर उधर भी तो घूमते थे ना, ऐसा नहीं है कि तब सब चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल थी। अब हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि क्यों घूमते थे, क्या ज़रूरत थी उनकी और कैसे घूमते थे। देखो, हम इसमें पढ़ेंगे हम आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए कि 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की जो विधि थी ना, उसी के नाम पर इनका नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था इस कारण से कि वो इस तरह से अपना खाना इकट्ठा करते थे। आमतौर पर वो क्या खाते थे? जंगली जानवरों का शिकार करके खाते थे, मछलियाँ खाते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल खाते थे, दाने पौधे पत्तियाँ खाते थे और अंडे इकट्ठा करते थे। जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इसके कई कारण थे। इसके 4 कारण थे। ठीक है, जो आपकी नई बुक है या फिर उसमें लिखा होगा कि उसमें 4 कारण थे। पहला कारण ये कि वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवर खाकर वो समाप्त कर देते। ठीक है, आप अपने आप को उस जगह पे लेकर जाओ और सोचो कि अगर आप एक ही जगह पे रहोगे तो वहाँ तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फिर। इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, एक कारण पता चल गया। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, एक कारण ये कि अगर एक ही जगह पे रहोगे तो वहाँ की चीज़ें तो फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा कारण ये कि जो आपने पाल रखे हैं या फिर आपको जो खाना है वो अपने शिकार के लिए दूसरी जगह पे जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा उसके साथ। तीसरा कारण ये था कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जब चाहिए तब आ जाएगा, उनका तो अपना मौसम होता है। इसलिए लोग उनकी तलाश में अच्छे मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे मौसम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ अलग से ग्रो कर रही है, दूसरी जगहों पे जहाँ पे मौसम अलग है वो चीज़ वहाँ पे ग्रो कर रही है। तो इसलिए इस वजह से कि मौसम के अनुसार वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती थी तो लोगों को जाना पड़ता था। फिर उसका चौथा कारण ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता था। ठीक है, यद्यपि कई नदियाँ और झीलें कभी कभी का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद मिल जाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। ठीक है, कईयों का तो नहीं सूखता लेकिन कुछ का सूख जाता है तो फिर वो वहाँ बसे हुए लोग क्या करेंगे? दूसरी जगह चले जाएंगे।
समझ गए? तो 4 कारण आपको पता चल गए। दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तीसरा कारण ये था कि पेड़ पौधे फल फूलों के लिए अलग अलग मौसम होते हैं, तो उनको अलग तरह के पेड़ पौधों के लिए उनके मौसम के हिसाब से जाना पड़ता था। तीसरा पानी का कारण था कि पानी अगर सूख ही जाता है तो फिर इंसान क्या करेगा, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये तो हमने समझ लिया कि लोग क्यों जाते थे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह। अब हम समझते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि पुराने समय के आदमी कैसे रहते थे तो आप कैसे जानकारी लोगे। पुरातत्वविदों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आगे तक खाद्य सामग्री संग्राहक किया करते थे। मतलब पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो लोग खुदाई करके बहुत नीचे से, जमीन के नीचे से जब पहले कोई सभ्यता रही होगी वहाँ की चीज़ें निकाल के वो देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग क्या क्या करते थे। अब आखेटक खाद्य संग्राहक किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों के औजार बनाए हों। यह संभव कैसे है, क्योंकि उनको कोई ऐसा सबूत मिला होगा। देखो, अगर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में आ जाए कि पुराने लोग पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का ऑप्शन ये 3 दे दें और बोलें कि इनमें से किसका उपयोग नहीं करते थे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हड्डियों से थोड़ी ना औजार बनते हैं। तो ये याद रखो कि इन 3 चीज़ों का नाम लिखा है, तो ये याद रखने आपने, ठीक है। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इसमें से कुछ औजारों का प्रयोग फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल को उतारने के लिए किया जाता था, ठीक है। पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, कुछ औजारों का प्रयोग। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि हड्डी वाले औजार थे या वो लकड़ी वाले थे या वो पत्थर वाले थे। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। जिससे बाण और हथियार वो बनते थे ना, भाले, उसमें क्या लगा होता था, हड्डी या लकड़ियों के मुट्ठे, ठीक है। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। लकड़ियों का आपको पता है कि लकड़ियों से क्या क्या होता है, या तो ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं या झोपड़ियाँ बनाते हैं। वो आज भी होता है, पहले भी होता था। और औजार बनाने के लिए भी काम आता है ना। जैसे आपने खेत में कोई हंसिया कसिया देखा होगा, उसमें लकड़ी लगी होती है, तो वो पहले भी होता था। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में, देखो बाएं में ये वाला लिखा हुआ है, पत्थर का उपयोग है। ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जड़ें खोद रहे हैं ना यहाँ से। और दाएं में जानवरों की खाल से नए वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे पत्थर का ही प्रयोग हो रहा है दोनों में, कि छाल के कपड़े बनाए जा रहे हैं खाल के, और पेड़ की जड़ें निकाली जा रही हैं। अब रहने की जगह निर्धारित करना, देखो रहने की जगह भी बहुत ज़रूरी है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। लाल त्रिकोण वाले जो अभी आपको दिखाएंगे, इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिह्नित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो झीलों और नदियों के किनारे पाए जाने का यही कारण है कि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे वो चीज़, एनिमल्स भी और बहुत सारे फ्लावर्स भी, वनस्पति, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखो लाल जगह वाली जो थी वो तो थी आखेटक खाद्य संग्राहक की, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें इस मानचित्र में देखो कि जो पुरापाषाणिक पुरास्थल थे उनको रेड में दिखाया गया है, और नवपाषाणिक पुरास्थल को ब्लू स्क्वायर में दिखाया गया है, और महापाषाणिक को ग्रीन सर्कल में, और आरंभिक गांव है जो इस तरह से ये डायमंड शेप में है, और आधुनिक नगर को स्टार से दिखाया गया है। तो देखो मैं थोड़ा सा यहीं पे दिखा देती हूँ, आपको वैसे अपनी बुक में दिख ही जाएगा। ये देखो जो पुरापाषाणिक पुरास्थल थे, जैसे कुरनूल गुफाएं हैं, ये आ जाती हैं। अब नवपाषाणिक पुरास्थल में हलूर की आपको दिख रहा है ना, साउथ इंडिया में। और फिर महापाषाणिक पुरास्थल कहाँ पे है, जहाँ पे ग्रीन है, जैसे ये वाला ब्रह्मागिरी है। फिर आरंभिक गांव थे, जैसे इनाम गांव है यहाँ पे। और फिर जो आज के नगर हैं, आधुनिक नगर, जैसे मुंबई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद कर लेना, थोड़े बहुत याद कर लेना इसमें से, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको आना चाहिए करना। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिलते हों, ठीक है। आप पत्थर की कोई चीज़ भी बना रहे हो तो अगर पत्थर अच्छा नहीं होगा तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। फिर शैल चित्रकला, इसमें हमें क्या पता चलता है,
देखो इसमें ना थोड़ा सा और एडिशनल दिया हुआ है किसी किसी बुक में, वो ये होगा कि जहाँ अच्छे पत्थर मिलते थे, जहाँ पर लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उनको कहते थे उद्योग स्थल। ठीक है, उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिली? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हमें मिलते हैं आज भी, और ऐसे उपकरण मिलते हैं जहाँ लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे, या फिर साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिल जाते हैं क्योंकि वो छोड़ देते थे ना, सही से नहीं बनते। तो कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, मतलब वहीं रहकर ये औजार बनाया करते थे। तो ऐसी जगहों को कहते थे उद्योग स्थल, आवासीय उद्योग स्थल। ठीक है, उद्योग स्थल जहाँ पे सिर्फ वो औजार बना रहे हैं और जहाँ पे रहना भी शुरू कर दिया चाहे थोड़े टाइम के लिए, उसे कहते हैं आवासीय उद्योग स्थल। मतलब वहाँ पे उन्होंने बसना शुरू कर दिया थोड़े टाइम के लिए। अब यहाँ पे है भीमबेटका, जो अभी मध्य प्रदेश में है। वो ऐसा इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ठीक है, ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो भीमबेटका के बारे में आपको पूछ लिया जाए तो कम से कम ये तो पता हो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ गुफा ही है, तो मतलब लोग क्यों रहते होंगे? अपनी प्रोटेक्शन के लिए रहते होंगे, है ना। फिर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है किसी किसी बुक में कि अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? कै आवास, खे उद्योग स्थल, गै आवास और उद्योग स्थल, और घै कोई अन्य नाम चुनोगे? तो ठीक है, ये बताना आप ज़रूर कि क्या आप नाम देना चाहोगे। फिर है, अब पुरास्थल के बारे में जान लेते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, क्या, पहले नाम को अच्छे से पढ़ो, पुरास्थल। ठीक है, जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरी चीज़ें नहीं मिलती, अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जैसे इमारत पूरी थोड़ी ना मिलेगी, उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा ही मिलेगा। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गई। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। मतलब अगर किसी ने, इंसान ने वहाँ पे काम किया होगा, वहाँ पे कोई औजार मिला है, कोई बर्तन मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि काम किया था और वो वहीं पे छोड़ गए, उसका कुछ हिस्सा वहाँ पे मिल जाता है। तो कौन सी जगहों पे मिले हैं ये? जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी मिले हैं। ठीक है, इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में कुछ ज़्यादा सीखोगे। फिर बात करते हैं आग की खोज की। आग की खोज से पहले आपको अपनी बुक में मिलेगा कि पाषाण उपकरणों के प्राय 2 तरीके होते थे। मतलब किस तरह से बनाए जाते थे वो? पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था ना, उसको एक हाथ में ले लिया जाता था। ठीक है, और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी की तरह इस्तेमाल होता था। ठीक है, आप जैसे हथौड़ी को लेकर किसी चीज़ को तोड़ोगे, इस तरह से आपको जो पत्थर तोड़ना होता था वो दूसरे हाथ में, और एक हाथ में हथौड़ी समझ के दूसरा पत्थर ले लेते थे। इस तरह जो चोट करता था, आघात करता था, वो पत्थर दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे तब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। तो यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है कि पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे। इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ पे दिखाई गई है, और बताओ यह कौन सी तकनीक है? तो आप समझ जाओगे देख के कौन सी तकनीक है। और जो दूसरा तरीका था वो ये था कि दबाव शल्क तकनीक। ठीक है, पहली तकनीक को तो ऐसे बता दोगे कि एक हाथ में पत्थर ले लेते थे और दूसरे से उस पर आघात करते थे जब तक कि अपनी जो हम चाहते हैं वैसा ही आकार का हमें उपकरण ना मिल जाए। और दूसरा था दबाव शल्क तकनीक। ठीक है, इसमें क्रोड को एक जगह पर मतलब क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था। फिर इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। फिर हम पढ़ेंगे आग की खोज। तो हम आग का प्रयोग पढ़ेंगे, उससे पहले देखते हैं कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं ये वाली हैं जो दक्षिण में है बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं कि आग के बारे में क्या लिखा हुआ है। जो आग की खोज थी ना, मानचित्र 2 में कुरनूल को ढूंढो, मैंने पहले ही दिखा दिया मानचित्र में। यहाँ राख के अवशेष मिले थे, इसका मतलब था कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किया जाता था? जैसे कि उनको रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए, या मांस को भूनना है, या फिर खतरनाक जानवरों को दूर भगाना है। तो आपको बताना है कि आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नाम और तिथियाँ। इसको छोड़ के जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि नाम और तिथियाँ आप सोच के ऐसे कि ये ब्रैकेट इसमें दिया हुआ है बॉक्स में, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी होता है। ठीक है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभ काल
को वे पुरापाषाण काल कहते हैं, जिन्हें दो शब्द यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, ठीक है, पुरा मीन्स प्राचीन और पाषाण मीन्स पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब पुरास्थलों पे जो पत्थर मिलते हैं, जो औजार मिलते हैं, तो वो पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में बात करता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण, यहाँ पे ना डेट लिख लो आपके, पुरापाषाण 12,000 साल से लेकर 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल तक का माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक मतलब मध्य एवं उत्तर पाषाण युग बने। आरंभिक, मध्य और उत्तर, ठीक है। इसके जो पाषाण काल था, इसके आरंभिक पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और उत्तर पाषाण काल हो गया। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो इसी काल के दौरान घटी है, ठीक है, पाषाण काल के दौरान ही। समझ गए कि इंसान ने क्या क्या किया, कैसे कैसे प्रोग्रेस की। तो जिस काल में हमें पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं, मतलब मौसम में जो जो चेंजेस हुए, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। उस समय, इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। मेसोलिथ मतलब मध्य पाषाण युग। जब क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे ना मेसोलिथ, मैं से मेसोलिथ और मैं से मध्य पाषाण, तो इस तरह से याद कर लेना। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। जब छोटे छोटे औजार मिल रहे हैं तो उनको क्या बोला, माइक्रोलिथ। प्राय इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, ठीक है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। कब से हो रही थी नवपाषाण युग की? लगभग 10,000 साल पहले से। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, यहाँ पे ये बताना है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, ठीक है। पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल के उनके नाम क्या रहे होंगे। समझ गए? इसीलिए आज के नाम को यूज करते हैं ये लोग। फिर बात करते हैं बदलती जलवायु का। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम से क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जैसे हिरण, बारहसिंगा और जो भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर थे उनकी संख्या बढ़ गई, है ना, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनको खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब कि जिसने भेड़ खानी है तो वो ये देखेगा कि भेड़ का प्रजनन कब होता है, कितने बच्चे होते हैं, उनके बारे में वो थोड़ी सी जानकारी लेने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनाई थी। फिर बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ठीक है। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। तो मतलब देखो, प्रकृति ने खुद ही गेहूं, जौ, धान जैसी चीज़ें लगानी शुरू कर दी, है ना। कुदरत चाहता था कि इंसान की जो ग्रोथ है वो हो जाए, तो महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने इनको बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगाते हैं और कब पककर तैयार हो जाते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे खेती करने लगे, कृषक बन गए, ठीक है। जब उन्होंने इन चीज़ों के बारे में सीखा तभी तो वो सीख गए कि किस तरह से गेहूं उगाया जाता है, किस तरह से। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, ठीक है। तो जैसे वो खेती करना सीख गए वैसे उन्होंने जानवर भी पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे होंगे, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। मतलब ये सारी हमारी इमेजिनेशन है, क्योंकि तब ना आप थे, ना मैं थी और ना ही हमारे पुरातत्वविद थे जो देख कर बता सकें कि हाँ ऐसे हुआ होगा।
तो ये सब हमारे जो चीज़ें मिलती हैं कि सपोज़ किसी जगह की खुदाई हुई, वहाँ पे किसी जानवर की हड्डियाँ मिली, ठीक है, तो उनको पता लगा कि यहाँ पे इंसान भी रहते थे और जानवर भी, हो सकता है ये उनके पालतू जानवर हो। अच्छा, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया। फिर बात करते हैं बसने की प्रक्रिया से। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब अगर पौधा लगाया है तो वो इंसान वहाँ टिकेगा, तभी उस पौधे का जो वो उसको चाहता है वो मिलेगा। जानवरों की देखभाल करना शुरू किया, ठीक है। अपनाए गए ये पौधे या जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर जानवरों को लोग चयन करते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, ठीक है। आप तो नहीं चाहोगे कि कोई ऐसा जानवर लेके आए उसकी सेवा में ही लगे रहे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों का भार को संभाल सकती हों। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनका उपयोग किया जा सके। इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक हो, मतलब जो दंगा ना करते हो, जो मारते ना हो, लोगों को काटते ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से अलग होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का, तो आपको देखने से पता चल जाएगा, ठीक है। अब बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ आते हैं। तो सबसे पहले गेहूं और जौ, आप अगर पूछा जाए कि सबसे पहले क्या फसल हुई होगी तो आपको बताना है कि गेहूं और जौ। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती है, ठीक है। सबसे पहले कुत्ता पाला होगा क्योंकि उनको कुत्ता जो है किसी को देख के भौंकता है, तो उन्होंने ये देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई जंगली जानवर आएगा तो वो उसे देखकर भौंकना शुरू कर देगा और हम अलर्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये कारण रहे होंगे, है ना। फिर एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, ठीक है, ये करके देखो, ये सिर्फ लिखा नहीं हुआ है, करके देखो। तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है, कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल तक लग जाते हैं। इसलिए जब पौधा उगाने लगे तो इसकी देखभाल के लिए एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ेगा। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, बहुत से काम होते हैं जो एक ही जगह पर रहकर हो सकते हैं। समझ रहे हो। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आप मार्केट से जाके ले आओगे, ठीक है। बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए इस तरह से वो रखते थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना जरूरी था, क्योंकि अगर वो पूरा खा गए आप तो दोबारा से क्या उगाओगे। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब में कारण बताओ। करते थे या नहीं करते थे, आपको क्या लगता है? देखो, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिनकी संख्या बढ़ती है, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए और उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, तो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है। अगर हम पशु पाल रहे हैं तो हमने अपना भोजन संग्रह कर लिया, भंडार लगा लिया, ठीक है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये भी आप सोचेंगे और ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। लिखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या लिख सकते हो। अगर 5 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाए कि आज के जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ठीक है, तो आप बताना ज़रूर। प्रैक्टिस किया करो ऐसी चीज़ों की, ताकि आपको एजुकेशन से, आपकी लर्निंग से खुद ही मतलब लगाव हो जाए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में जो पेज नंबर 13 था उसमें देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं?
पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। मतलब वो वहाँ पे लोग रहते थे या नहीं रहते थे, तो वो क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, जो पौधे मिले हैं या जो पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं उनकी। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, स्थायी जीवन की ओर। स्थायी मतलब जब बिल्कुल ही लोग एक जगह पे रहने लगे थे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि वर्तमान कश्मीर में बुरजहोम जो एक जगह है जो कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गड्ढे के नीचे वाले घर को क्या कहते हैं, गर्तवास। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि गर्तवास क्या होता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, मतलब गड्ढे के नीचे घर है, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आग जलने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। आप बना सकते हो क्या? बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे या पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने पर उस पर पॉलिश चढ़ाई गई थी, करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। ओखली या मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। मतलब तब ओखली और मूसल भी मिलते थे। ठीक है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है और कुछ औजार हड्डियों से बनाए गए थे। तो यहाँ पे कुछ औजार भी दिखाए गए हैं। नवपाषाण युग के उपकरण हैं जो आपको देखने चाहिए, समझना चाहिए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, मतलब इनको सजाया भी जाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे फिर बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दाल जो जैसे अनाज जो होते थे ना, अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। मतलब ये तीनों चीज़ें, दालें भी, चावल भी और गेहूं भी। इसके साथ साथ लोग अब कपड़े बुनने लगे थे, जिसके लिए कपास जैसे अन्य पौधे भी उगाने लगे थे। ठीक है, यहाँ पर एक दिखाया गया है कि पात्र में क्या रखा होगा। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? आप सोचो कि पूरे जगहों पे जहाँ जहाँ लोग रहते थे सबने ये करना शुरू कर दिया है ना? ऐसी बात नहीं। यह एक तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मतलब गर्मी में कुछ खा रहे हैं, सर्दी में कुछ खा रहे हैं, तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो ढल गए थे। अब करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में मृत्यु जीवन मानचित्र 2 जो है उसमें मेहरगढ़ ढूंढो। आप देखो, आपको मिल जाएगा। यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जो उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, ये है मेहरगढ़ का एक चित्र, देख लो। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ साथ इस घर की क्या समानता है? देखो आपका घर कैसा है और ये घर कैसा है, ये सोचो। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे भी ज्यादा कमरे थे।
4 तो थे ही पर ज़्यादा भी थे, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, मतलब खाना रखने के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ साथ कुछ सामान रखते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः उसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा, मतलब जो इंसान मर गया है उसके लिए खाना भी तो देना है। अब मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है ये। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? क्या है आपके अंदर ऐसी नॉलेज? फिर है गुफा में, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। देखो, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। आपको पता होना चाहिए एटलस में कि फ्रांस कहाँ है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस जगह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। देखो, ये दिख रहे हैं ना जानवरों के चित्र। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों के हल्के चमकीले रंगों के चित्र हैं। ठीक है, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। मतलब कोई तो था इनका रीजन कि कब बनाए होंगे ये। एटलस में तुर्की को ढूंढो। नवपाषाण पुरास्थल के बारे में कि तुर्की में कुछ मिला होगा इनको। देखो, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयुग तुर्की में है, जहां दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। कौन से समय पर नहीं हुआ था? नवपाषाण काल में। अगर आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि नवपाषाण काल में पहिए वाले पत्थर का उपयोग होता था या विकास हो गया था, नहीं हुआ था, ऐसे ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कोड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होगा? ठीक है, अब आपके लिए उपयोगी शब्द आए हैं यहाँ पे। आखेट संग्राहक, ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होते हैं? दूसरा, पुरास्थल क्या होता है? उद्योग स्थल, आवासीय स्थल। आवासीय उद्योग स्थल भी हो सकता है ये। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघु पाषाण, कृषक और पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र। ये चीज़ें क्या हैं ये आपको बतानी है। ठीक है, कल्पना करने वाला जो ये हिस्सा है ये आप पढ़ेंगे और ये शब्दों को आप दोबारा पढ़ेंगे। आपको याद रखना है कि हमने क्या पढ़ाया है। मैंने हर एक टर्म को इस चैप्टर में कवर कर लिया है और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हिस्ट्री कभी कभी किसी बच्चे को जो पसंद नहीं करते हैं उनको अच्छे से समझने के लिए 2 बार सुनना वीडियो को। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि 6 to 10th अगर आपको एसएस, मैथ और साइंस पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर 11th 12th में आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो भी मुझे कमेंट करें। और साथ में अगर किसी और सब्जेक्ट का भी आपको कुछ चाहिए तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपकी मतलब मदद करने में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझाएंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी और साथ में मेरी भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इसे देख रहे हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद।